फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप लोग और कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है? देखिए, हमारी बीएनएस की कंटिन्यू सीरीज चल रही है जिसमें हम अपना चैप्टर 18 डिस्कस कर रहे हैं। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो चीटिंग से रिलेटेड है, स्टॉलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और चीटिंग से रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं आज हम यहाँ पे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये वो सेक्शन है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड पूछे जाते हैं, इनके इलस्ट्रेशन भी पूछे जाते हैं। तो यानी ये वे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम जब से हमने चैप्टर 18 स्टार्ट किया है तब से चैप्टर 18 में आने वाले जितने भी हमारे सेक्शन हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्री है आपका, मेंस है या आपका इंटरव्यू है, हर जगह पूछे जाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो आपके लिए रहेगी बहुत ही फ्रूटफुल। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आप एपीओ दे रहे हैं, आप जुडिशियरी एस्पिरेंट हैं या आप लॉ के किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर बीएनएस कभी पढ़ा भी नहीं, फिर भी अगर आप ये क्लासें कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको बीएनएस में वैसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको समझना है। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए, ताकि उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मुझे भी लगेगा कि मुझे आपके लिए और नया और भी ज़्यादा कुछ लेके आना है। तो देखिए, क्लास को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्कस करने वाले हैं अपने इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शन जो किससे रिलेटेड करते हैं, जो रिलेट करते हैं आपके स्टॉलन प्रॉपर्टी से, यानी चुराई हुई संपत्ति से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस है आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला सेक्शन जो इसमें आता है वो आता है 317, जो किससे डील करता है, जो बताता है आपको स्टोलन प्रॉपर्टी यानी चुराई हुई संपत्ति। अगर आप कोई ऐसी संपत्ति चुरा के अपने पास रख लेते हैं जिसके आप अपने मालिक नहीं है, किससे, चाहे गलती से चाहे किसी गलत इंटेंशन से, तो वो क्या कहलाएगी, वो चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी, क्योंकि आप उसके मालिक नहीं हैं। अगर आप ऐसी किसी संपत्ति को अपने पास रख रहे हैं तो देखिए अगर उस पर क्या होगा, उस पर सजा भी होगी। तो यही हम अपना सेक्शन 317 में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहता है 317 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर has been transferred by theft or extortion or robbery or cheating on and property which has criminally misappropriated in the respect of the which criminal breach of trust has been committed। यानी अगर आप अपने पास कोई ऐसी संपत्ति रख रहे हैं जो कैसी है, चाहे वो चुराई हुई है, चाहे वो चीटिंग से आई है, चाहे वो थेफ्ट से आई है, चाहे एक्सटोर्शन से आई है, यानी किसी भी गलत तरीके से अगर आपने कोई संपत्ति ली है, चुराई है और अपने पास जबरदस्ती रखा है जिसके आप क्या हैं, जिसके आप मालिक नहीं हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। क्योंकि देखिए वो प्रॉपर्टी चाहे आपने चोरी करके रखी हुई है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रखे, या किसी का विश्वास तोड़ के रखी है, या किसी के साथ धोखाधड़ी करके रखी है, अगर आप ऐसी किसी संपत्ति को अपने पास रखते हैं तो क्या कहलाती है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाती है। Whether the transfer has been made or the misappropriation of breach of trust has been committed within or without in India, यानी आप अगर मिस अप्रोप्रिएशन से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा अगर किसी ऐसी संपत्ति को चाहे इंडिया में या इंडिया से बाहर अपने पास रखते हैं, बट इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम इनटू द पोजेशन ऑफ अ पर्सन लीगल एंटाइटल्ड ऑफ द पोजेशन देयरऑफ इन देयर इट देन केसेस टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी अगर ऐसी कोई किंतु ऐसी कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो क्या है, जो उसका ओरिजिनल मालिक है। यानी देखिए इन्होंने क्या कहा है, सब्सिक्वेंटली कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ अ पर्सन लीगल एंटाइटल्ड द पोजेशन, यानी अगर वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो जिसकी है, किसकी है, जो उसका लीगल मालिक है, मतलब कि आपने क्या करा, आपने एक संपत्ति चुराई, संपत्ति चुराने के बाद आप क्या गए, किसी के पास उसे मान लीजिए बेचने गए और इत्तेफाक वो संपत्ति उसी व्यक्ति की निकल गई, अगर जिसकी वो थी, तो क्या जो अब वो आपसे वो प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो तो लेगा ही, क्योंकि वो चीज उसकी थी। तो वो ऐसे केस में क्या वो प्रॉपर्टी अब स्टोलन प्रॉपर्टी होगी, तो ऐसे केस में वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, पर कब, जब वो अपने लीगल मालिक के पास होगी।
इसमें दो चीजें बनती हैं, यानी दो पॉइंट बनते हैं। पहली कि आपने संपत्ति कैसे, चाहे थेफ्ट से, एक्सटॉर्शन से, रॉबरी से, चीटिंग से, किसी भी तरीके से, यानी किसी भी गलत तरीके से अगर कोई संपत्ति चुराई है और उसको अपने पास रखा है अपने पोजेशन में, वो स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाती है। सेकंड क्या कहता है इसमें, जो बट है ना, ये देखिए जो छोटा सा बट होता है, बट ये क्या करता है, पूरे सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। बट वो कहता है इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम इनटू द फोर्स पोजेशन ऑफ द लीगल एंटाइटल, यानी अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के किसी में हाथ में पहुंच जाते हैं जो उसका क्या है, लीगल एंटाइटल है, यानी उसका मालिकाना हक रखता है, तो वो क्या नहीं कहलाएगी, वो फिर ऐसे केस में स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। अब इसका सबसेक्शन 2 हमसे क्या कहता है, हु एवर डिसऑनेस्टली रिसीव और रिस्टेन एनी स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली क्या करता है, किसी स्टोलन प्रॉपर्टी को रखता है, knowing और having reason to believe the same to be stolen property, यानी उसे अच्छे से पता है कि जो प्रॉपर्टी वो रख रहा है वो कैसी है, वो स्टोलन प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई व्यक्ति अपने पास चुराई हुई संपत्ति को रखता है तो उसको सजा कितनी होगी, 3 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। यानी कब, जब उसने उस प्रॉपर्टी को कब रखा है, जब उसे खुद पता था कि वो संपत्ति कैसी है, चुराई हुई है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, हु एवर डिसऑनेस्टली रिसीव और रिस्टेन एनी स्टोलन प्रॉपर्टी द पोजेशन हु नोज द रीजन टू बिलीव टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय द कमीशन ऑफ द डकैती और डिसऑनेस्टली रिसीव टू द फ्रॉम अ पर्सन। देखिए इसमें सीधी सीधी कहता है, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है, कब रखता है, या तो ट्रांसफर करता है या अपने पास रखता है, जो किससे प्राप्त हुई है, जो डकैती करने से प्राप्त हुई है। व्हेन ही नोज द रीजन टू बिलीव दैट द बिलोंग्स गैंग्स ऑफ डकैती, यानी जिसका उसे खुद पता है कि किसके द्वारा चुराई गई है, गैंग ऑफ डकैट्स के, यानी आप इसको एक कम कीजिए बस, सॉरी इसको इतना हाईलाइट कीजिए, जिससे क्या होता है कि जब हम वर्ड्स में पढ़ते हैं ना, तो हमें वर्ड्स में पॉइंट्स में हमें याद हो जाता है कि कितना, सेकंड पॉइंट है इसमें क्या आ जाएगा, गैंग ऑफ डकैट, यानी या तो वो किसी डकैती से आई है या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई है जो क्या है, उस गैंग का हिस्सा था। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन में सजा होगी 10 साल की, और उसके साथ उसे क्या पे करना होगा, फाइन भी। यानी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से जो संपत्ति, जो कोई ऐसी संपत्ति को रखता है, बेईमानी से रखता है, जिसको जिसको वह यह जानता है कि यह किसी डकैती डालने के कारण ये संपत्ति आई है, या किसी ऐसे गैंग से वो संपत्ति लेता है जो गैंग किसका है, वो डकैतों का गैंग है, और जिसमें उसे अच्छे से पता है कि ये जो संपत्ति है ये कैसी, देखिए जो इन्होंने खुद कहा है, ही नोज ही हैज टू रीजन टू बिलीव दैट बी स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी वो इस चीज को अच्छे से जानता है कि जो संपत्ति वो ले रहा है वो क्या है, वो चुराई हुई संपत्ति है, तो उसको कितनी सजा होगी, 10 साल की, और उसके साथ उसे क्या करना होगा, फाइन भी पे करना होगा। अब इसकी फोर्थ कंडीशन क्या आती है, यहाँ आ जाती है हैबिचुअली रिसीवर। अभी देखिए हैबिचुअली रिसीवर क्या होता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो व्यक्ति जिनका काम ही क्या है, क्या काम है, चोरी करना, चोरी करके प्रॉपर्टी लाना, और प्रॉपर्टी लाके उसे फिर बेच देना या किसी और के पास रख देना पैसों के चक्कर में। तो यानी हैबिचुअल रिसीवर डील्स द प्रॉपर्टी, और वो क्या कर रहा है, डील कर रहा है, विच ही नोज दैट द रीजन टू बिलीव इट्स स्टोलन प्रॉपर्टी, उसे अच्छे से पता है कि वो जो संपत्ति को बेच रहा है, जिसकी डील कर रहा है, कैसी संपत्ति है, वो चुराई हुई संपत्ति है, क्योंकि वो क्या है, वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, यानी उसकी तो आदत ही है चोरी करना, उसका एक कार्य है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सजा कितनी है, 10 साल के, उसके साथ क्या पे करना होगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। देखिए अगर कोई डकैती से लाई हुई संपत्ति है, वहां भी 10 साल की सजा है, कोई हैबिचुअल रिसीवर है, वहां भी कितनी सजा है, 10 साल की। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा सबसेक्शन 5 क्या कहता है, हु एवर वॉलेंटरी असिस्ट इन कंसीलिंग और डिस्प्रेसिंग ऑफ मेकिंग अवे विद द प्रॉपर्टी विच इज नोज टू हैज रीजन टू बिलीव स्टोलन प्रॉपर्टी, यानी अगर कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, वो कंसील करता है, यानी छिपा के रखता है, किस प्रॉपर्टी को छिपा के रखता है, जिसका वह कारण जानता है कि जिस प्रॉपर्टी को छिपा के रखता है वो कैसी है, वो चुराई हुई संपत्ति है। यानी आपका कोई फ्रेंड है, उसने क्या किया, किसी संपत्ति को चुराया, और वो अपने आप को बचाने के लिए उस संपत्ति को लाके अपने किसी फ्रेंड को दे रहा कि भाई तू रख ले। अब वो जो फ्रेंड है वो अच्छे से जानता है कि क्या, कि ये जो प्रॉपर्टी है मुझे दे रहा है वो कैसी है, ये संपत्ति इसकी खुद की नहीं है बल्कि चुराई हुई है, और ये जानते हुए भी वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को कंसील करके यानी छिपा के अपने पास रख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा है, ऐसी कंडीशन में सजा है 3 साल की, किसके साथ, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों, यानी सिर्फ सजा भी हो सकती है, फाइन
फाइन भी, सजा के साथ फाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्टोलन प्रॉपर्टी सेक्शन 317 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 318। 318 हमारा किससे बात करता है? 318 हमारा बात करता है हमारा चीटिंग से। इसके लिए हम करते हैं अपना कलर चेंज, क्यों? क्योंकि हमारा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट सेक्शन है चीटिंग। अब हम चीटिंग को समझिए। देखिए, जब हम बात करते हैं ना चीटिंग की, तो चीटिंग के ना हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं कि चीटिंग का अगर हम जर्नली मतलब मैं आप लोगों से पूछूं, चलिए आपके दिमाग में जो चीटिंग वर्ड है सुनते ही आप क्या इसको कहेंगे? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि जब आप चीटिंग सुनते हैं तो आप उसका क्या मीनिंग समझते हैं। ये चीज आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको जब चीटिंग सुनाई देता है तो आपके दिमाग में पहले क्लिक क्या करेगा। देखिए, जर्नली क्या क्लिक करता है कि या तो शादी में हुई चीटिंग, यानी अगर दो व्यक्तियों ने झूठ बोल के भी शादी कर तो आप उसे भी चीटिंग करते हैं। एग्जाम टाइम में चीटिंग, जो हम लोगों के सबसे ज्यादा दिमाग में आता है कि जो हमने एग्जाम में चीटिंग करी तो हम उसे भी चीटिंग कहते हैं। तीसरा, अगर आप किसी दुकानदार से कोई सामान लाते हैं और वो आपसे धोखे से आपको कोई गलत चीज आपको देते हैं तो आप उसे भी चीटिंग कहते हैं। पर क्या इन सब का इस सेक्शन से कोई रिलेशन है? देखिए, इन सब का इस सेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि तीनों ही चीजें अपनी अलग अलग है, इनकी अलग अलग नेचर है और अलग अलग इनका वर्क है, यानी इनका जो सोचने का तरीका वो भी अलग है। अब हमारा सेक्शन क्या 318 इनके बारे में बात करता है। तो देखिए, 318 इनके बारे में मैंने बात नहीं करता। 318 अगर बात करता है वो कहता है धोखाधड़ी से किसी को बेवकूफ बना के फ्रूडेंटली या डिसऑनेस्टली आप क्या कर रहे हैं? चीटिंग कर रहे हैं। कैसे कि आपने एक व्यक्ति को अपने फेवर में ले लिया, उसको बेवकूफ बना दिया बिल्कुल कि भाई तू ये प्रॉपर्टी जो है ना ये मेरे नाम कर दे, देख मैं इस पे ये बिल्डिंग बनाऊंगा, बिल्डिंग बनाने के बाद इसमें जितने घर बनेंगे इसमें जो शानदार होगा वो सब तेरा ही तो होगा, ये पूरी प्रॉपर्टी तो तेरी है। आप क्या कर रहे हैं ऐसा करके? यानी उसको क्या कर रहे हैं? बेवकूफ बना के उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेते हैं। अब वो जो काम खुद करना नहीं चाहता फिर भी आपके बातों में आके वो क्या करता है? उस काम को अगर कर देता है तो अब आपका इरादा तो ये नहीं है ना कि आप बिल्डिंग बनाएंगे और उसको दे देंगे। आपने तो प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और बाद में जब वो व्यक्ति आपसे आके कुछ कहता है तो आप उसे यही कह देते हैं कि भाई तू कौन, अब तो प्रॉपर्टी मेरी है। तो ये धोखाधड़ी ही चीटिंग होती है, जो हमारा सेक्शन 318 हमको बताता है। तो इसका जो मेन कीवर्ड है वो हमारा है डिसीविंग। यानी डिसीविंग का मीनिंग क्या होता है? डिसीविंग का मीनिंग होता है या तो धोखाधड़ी या किसी को बेवकूफ बना के, यानी आप किसी को मूर्ख बना के बेवकूफ बना के क्या कर रहे हैं? उसके साथ फ्रूडेंटली और डिसऑनेस्टली क्या कर रहे हैं? उसका गलत मिसयूज कर रहे हैं, यानी उसके क्या आप एक तरह से कह दीजिए कि उसकी फीलिंग्स का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये चीटिंग कहलाएगा, जो हमारा सेक्शन 318 हमसे कहता है। अब देख ले, अब हमें जो समझना है वो हमें समझना है इसी बियर एक्ट से। हम हमेशा देखिए, पहले हम इस बियर एक्ट की जो लैंग्वेज है उसे समझेंगे, उसके बाद हम इसे इजी लैंग्वेज में अपना ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से समझ जाए कि हमने चीटिंग पढ़ा है तो हमने चीटिंग के अंदर पढ़ा क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? whoever by deceiving, डिसीविंग का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। एनी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति को कैसे? फ्रूडेंटली या डिसऑनेस्टली क्या करता है? इंड्यूस करता है, यानी उसे क्या करता है? इंड्यूस कर रहा है उसको। वो क्या कर रहा है? किसी भी पूर्वक क्या कर रहा है? वो उसको इंड्यूस कर रहा है। अब मैं इंड्यूस को आपको मतलब कि उसको उत्प्रेरित करना, यानी उसको अपनी बातों में फंसा लेना। तो वो क्या कर रहा है? इंड्यूस द पर्सन टू डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, यानी उसको बेवकूफ बना के कोई भी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? वो डिलीवर करवा रहा है। किसके नाम? अपने पर्सन, टू एनी पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति को। और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिस्टेन एनी प्रॉपर्टी, और या फिर उसकी कंसेंट ले रहा है किसी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जिसको क्या है? उसको मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रहा है? वो जबरदस्ती उससे अपने नाम ले, उसकी कंसेंट भी कैसे ले रहा है? उसको डिसीव करके, यानी उसको बेवकूफ बना के। और इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू डू ओमिट और टू डू एनीथिंग, यानी उसको इतना मजबूर कर देता है, अगर वो
चाहता, यानी अगर उसकी अपनी इच्छा होती तो वो कभी भी ऐसा कोई कार्य करता ही नहीं, यानी विच ही वुड डू नॉट omit it, यानी अगर वो अपनी मर्जी से जो कार्य नहीं करता उसको भी आप उसको क्या बेवकूफ बना के उससे वो चीज करवा लेते हो। इफ ही वर नॉट डिसीव्ड, यानी अगर वो उसकी इच्छा थी ही नहीं, वो चाहता ही नहीं था कि ये प्रॉपर्टी भाई कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं तेरे नाम ट्रांसफर कर दूं, पर आपने उसे अपने बातों में इतना उलझा दिया, इतना उसको इतना बेवकूफ बना दिया कि वो मजबूर हो गया, कि उसने उसे लगा कि नहीं भाई ये बंदा सही कह रहा है, और आपने क्या कर रहा उसके साथ धोखाधड़ी करी, यानी अगर आपने उससे वो काम करा लिया जो वो अपने जानते बूझते कभी ना करता, क्योंकि देख ले कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। एंड विच एक्ट और ओमिशन काज लाइकली टू काज डैमेज, और इससे जो काज हुआ है, यानी इससे जो उस पे किन चीजों पे डैमेज हो रहा है। अब देखिए आपने चीटिंग की, यानी आपने नहीं, मतलब कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ चीटिंग की। अब चीटिंग जो की है उससे इफेक्ट किस चीज पे पड़ेगा, उससे इफेक्ट पड़ेगा चार चीजों पे। किस पे? बॉडी पे, माइंड पे, रेपुटेशन पे और आपका प्रॉपर्टी पे। यानी अगर इन चार चीजों पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। किससे? अगर आप किसी को वो बेवकूफ बनाकर फ्रूडेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके क्या करते हैं, किसी की या तो प्रॉपर्टी अपने नाम करा लें। अब आपने देखिए किसी की प्रॉपर्टी मान लीजिए अपने नाम करा ली, तो पहला इफेक्ट कहाँ पे पड़ा? उसकी बॉडी पे, सॉरी उसकी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि उसके हाथ से क्या गई? उसकी प्रॉपर्टी। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे पड़ा? उसके माइंड पे। जब उसको पता लगा कि मेरे साथ क्या हुई है, धोखाधड़ी हुई है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? माइंड पे। और जब माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा तो सीधी सी बात है बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। या फिर आप चीटिंग कोई इस तरीके से कर रहे हैं कि उसकी जो रेपुटेशन, यानी मार्केट में जो रेपुटेशन है उस पर इफेक्ट जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? चीटिंग कहलाएगा। यानी इसकी क्या है? चार शर्तें हैं, चार कंडीशन है, चार पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। कौन सा? फिर से सुन लीजिए। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई धोखाधड़ी होती है वो क्या कहलाती है? वो चीटिंग कहलाती है। आई होप अब आपको अच्छे से चीटिंग क्या होती है और सेक्शन 318 क्या कहता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि चीटिंग आपसे कहती क्या है। ठीक है, अब देखिए भाई हमने क्या किया, अभी तक तो हमने चीटिंग की। अब चीटिंग करने के बाद क्या होता है? सजा भी तो मिलेगी। अब हम क्या देखेंगे? इसकी सजा देखेंगे। या तो आप पहले इसकी सजा देख लीजिए, इलस्ट्रेशन से इसे समझ लीजिए। चलिए हम पहले इसकी सजा देखते हैं, फिर हम इसको इलस्ट्रेशन से समझेंगे कि इसकी इलस्ट्रेशन हमसे क्या कहते हैं। तो हम पहले इसकी सजा देखते हैं। देखिए, हु एवर चीट, यानी अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? चीट करता है। सिर्फ चीटिंग की बात हो रही है, कोई कंडीशन यहाँ नहीं लग रही, सिर्फ चीटिंग का। अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है, तो सजा कितनी है यहाँ पे? 3 साल के, उसके साथ या तो फाइन या फाइन और सजा दोनों। कब? जब किसी व्यक्ति ने क्या अपराध किया है? सिर्फ चीटिंग का, यानी बात हुई है सिर्फ चीटिंग की। अब इसमें जो कंडीशन है अब हम वो पढ़ लेते हैं। 3 और 4 इसकी कंडीशन बनाता है, यानी किन किन कंडीशन में। देखिए, हु एवर चीट विद द नॉलेज दैट ही लाइक देयर बाय कॉज wrongfully loss a person whose interest is transaction to which cheating related, यानी अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन की, यानी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई चीटिंग करते हैं, यानी किससे पे इफेक्ट पड़ रहा है? प्रॉपर्टी पे। चार ही तो कंडीशन हमने पढ़ी। किस तरीके से? रोंगफुली, यानी एक व्यक्ति आता है, आप समझिए एक व्यक्ति आता है बैंक में पैसे जमा करने, वो पैसे दे के जाता है उसको कि आप मेरे पैसे जमा कर दीजिए। अब सामने वाला वो पैसे जमा ना करे और कहाँ रख ले? अपने पास रख ले। आपके साथ उसने क्या किया? चीटिंग की। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस तरह की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या कर रहा है, कोई चीटिंग कर रहा है, तो उसकी सजा कितनी होगी? 5 साल की है तो 5 साल की सजा फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों होंगे। अब इसकी तीसरी जो हमारा इसका सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 क्या कहता है? हु एवर चीट एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस द पर्सन डिसीव और डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनीवन, यानी अगर कोई व्यक्ति जो छल करके क्या करता है, किसी संपत्ति को, जो संपत्ति आपकी है उसको किसी और को बेच देता है, तो वो क्या कह रहा है? यानी यहाँ पे क्या हो रही है? देखिए इसने क्या कहा? रिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू मेक अलर्ट द डिस्ट्रॉय और होल एनी पार्ट ऑफ द वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई आपने कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी के पास रखी है और वो क्या कर देता है? उसका पूरा जो पार्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसको समझना। देखिए एक व्यक्ति है,
आपने क्या किया, बहुत आसानी से ये चीज आपके समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति है, आपने मान लीजिए ए और बी दो दोस्त हैं। ए ने बी के पास अपनी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी रखी, या फिर अपने कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई भी महंगी चीज, कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी उसने उसके पास रखी। अब ये क्या करता है, वो तो चला गया कि भाई मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब उसने क्या किया, पीछे से उस प्रॉपर्टी को जैसे या तो किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिया, या फिर जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी थी उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी अपने पास जो उसके पास रखी थी उसे गया और मार्केट में जाके बेच दिया। तो उसने उसके साथ क्या किया, ये चीटिंग का अपराध किया है। क्यों? क्योंकि वो चीज जो मूल्यवान संपत्ति थी वो किसकी थी, वो किसी दूसरे की थी, और आपने क्या किया, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये क्या किया, आपने चीटिंग का अपराध किया है। विच इज साइन और सील्ड, जो क्या थी, देखिए साइन भी थी और सील भी थी, यानी उसे वो पैक थी। विच इज कैपेबल टू बीइंग कन्वर्ट इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और उसको क्या कर दिया उसने, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो पूरी तरह से उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो उसमें कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन में सजा होगी 7 साल की। उसके पास उसे क्या देना पड़ेगा, फाइन भी पे करना पड़ेगा। अब बियर एक्ट इसे क्या कहता है, अभी तो हमने इसे इजी समझ लिया। बियर एक्ट की जो लैंग्वेज है मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए बियर एक्ट कहता है जो कोई छल करता है यानी चीटिंग करता है, और उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया, यानी जिसे उसने प्रवंचित किया, यानी उस पर भरोसा किया था और उसने उससे क्या किया, बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, यानी उसको विश्वास डालेगा, उसे इंड्यूस करके उसको क्या कर रहा है, उसके बेईमानी से उससे क्या किया, कोई भी संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे। यानी आपने तो एक व्यक्ति को भरोसा करके अपनी संपत्ति दी, उसने उठाई और उसको किसी दूसरे को डिलीवर कर दी। या किसी मूल्यवान संपत्ति या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, यानी या तो वो साइन थी या सील थी, और जो मूल्यवान प्रतिभूति से संपरिवर्तित करने जाने योग्य है, यानी वो जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ज्यादा, किसी के लिए हो सकता है उसकी इंपॉर्टेंट चीज भी होगी, वो आप पे क्या करता है, एक भरोसा करके आपके पास रख के जाता है। आप क्या करते हैं, उसके उस प्रॉपर्टी को नष्ट कर देते हैं। यानी आपने क्या किया है, एक व्यक्ति के भरोसे को तोड़ा है धोखाधड़ी से। कैसे, डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से। तो ये क्या कहलाएगी, चीटिंग कहलाई जाएगी। और ऐसा कोई अपराध होता है तो सजा कितनी होगी इसमें, 7 साल की, और उसके साथ क्या करना पड़ेगा, फाइन भी पे करना होगा। अब ये हमने चीटिंग की सजा भी पढ़ ली, ये हमने चीटिंग भी पढ़ ली। अब हम इसके बारे में इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्या होता है कि देखिए चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं कि चीटिंग कहता क्या है। A by falsely pretended to be in the civil service intentionally deceive Z and thus dishonestly induce Z to let him on credit goods for which he does not means to pay a cheat। यानी क्या करता है, ए सिविल सर्विस में होने का मिथ्या क्या करता है, प्रवंचना देता है। यानी ए क्या कहता है कि फॉल्सली प्रिटेंड करता है क्या, कि मैं क्या है, मैं हूँ सिविल सर्विस में हूँ, ठीक है। और जिससे वो क्या करता है, बेईमानी से उसे प्रेरित करके जेड को उससे क्या करता है, उधार मान लेने का, जिसका उसका जो मूल्य उसे चुकाने। यानी वो क्या करता है, जेड से क्या करता है, जेड को डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, उससे क्या करता है, क्रेडिट गुड्स यानी गुड्स ले लेता है, जिसमें उसका क्या उद्देश्य है कि ही डज नॉट मीन्स टू पे, यानी उसका उद्देश्य नहीं है कि वो उससे क्या करेगा, उसका मूल्य चुकाएगा। अब आप इसे सुनिए, समझिए। आपने कई बार सुना होगा, देखिए मैं नाम किसी भी सिविल सर्विस का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, पर ये चीज होती है कि एक व्यक्ति है जो सिविल सर्विस में, वो क्या जाता है, किसी भी व्यक्ति के पास जाता है, कौन, जो क्या करते हैं सेल्स, यानी कोई भी किसी भी दुकानदार के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई मैं सिविल सर्विस में हूँ। अब सिविल सर्विस में होने के बाद वो क्या करता है कि उससे कोई भी गुड्स खरीद लेता है। अब गुड्स खरीदने के बाद जब वो उससे पैसे मांगता है तो उसे कहता है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं सिविल सर्विस में। बट रियलिटी में क्या वो सिविल सर्विस में नहीं है। तो यानी उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था कि वो उसे उस जो चीज उसने ली है उसके बदले में पैसे नहीं देगा। तो ए ने इस तरह से क्या किया, चीटिंग की है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, झूठ बोल के अपने उससे सामने वाले व्यक्ति से धोखाधड़ी से क्या किया, सामान खरीदा, और सामान खरीदने के बाद क्या किया, उसका पेमेंट भी नहीं किया। तो उसने क्या किया, उसने चीटिंग का ऑफेंस किया। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं, जिन्हें आप पढ़िए, जो आपको समझना है वो आप फिर से हमसे पूछ सकते हैं। कैसे, मैसेज से, क्योंकि आप मैसेज करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो ही तो मैं आपको आंसर दे पाऊंगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा 319। अब 319 हमसे कहता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब पर्सोनेशन के सेक्शन हमने इतने सारे पढ़े हुए हैं, बहुत सारे। पर्सोनेशन क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। जो बच्चे मेरी क्लास में रेगुलर आते हैं, जिनके रेगुलर कमेंट्स आते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि पर्सोनेशन क्या होता है और पर्सोनेशन आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है। सबसे पहले बस आप मुझे कमेंट में यही बता दीजिए कि जब हमने पर्सोनेशन डिफाइन किया था फर्स्ट टाइम, वो कौन से सेक्शन के अंदर था। ये आप मुझे कमेंट में जरूर और जरूर बताएंगे। देखिए पर्सोनेशन में ये क्या कहता है, अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय द पर्सोनेशन, यानी एक व्यक्ति क्या करता है, पर्सोनेशन करता है। पर्सोनेशन का मतलब होता है प्रतिरूपण, यानी जो व्यक्ति खुद नहीं है अपने आप को वो व्यक्ति बताकर पर्सोनेट, उसको कहते हैं पर्सोनेशन। इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एंड अदर्स, और वो क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, चीट करता है। by knowingly substitution one person for the another or respecting that he और अनदर पर्सन इस पर्सन देन ही सच अदर पर्सन रियली, यानी वो अपने सामने वाले को ये विश्वास दिला दे कि जो व्यक्ति वो अपने आप को खुद बता रहा है वो वही व्यक्ति है। और ऐसा करके वो आपसे क्या करता है, कोई भी चीज ले ले, ये चीज इसमें नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, यानी जो व्यक्ति वो नहीं है वो व्यक्ति वो अपने आप को प्रोड्यूस करता है और सामने वाला उस पर क्या कर लेता है, ऐसी कंडीशन में भरोसे कर लेता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहनता है, पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहन के किसी दूसरे को डराना धमकाना शुरू कर देता है। अब क्या होगा, दूसरे वाला व्यक्ति तो यही भरोसा कर लेगा ना कि हाँ ये पुलिस वाला, जबकि वो पुलिस वाला है ही नहीं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेट इज रियल इन और इमेजिनरी पर्सन, यानी ये क्या कहलाएगा, ये यही कहलाएगा कि यह अपराध हो जाता है चाहे व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वह वास्तविक हो या कल्पना, यानी चाहे उसने उसे काल्पनिक तौर से सोचा हो या रियल हो, यानी कभी आपने कल्पना से सोच के अपने आप को बना लिया कुछ, या वो रियलिटी में कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है, पर ये अपराध माना जाएगा कमिटेड हुआ है अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति का क्या किया, पर्सोनेट किया, यानी किसी दूसरे के रूप को अपना बना के बताया है। अब इलिस्ट्रेशन क्या कहता है, ए चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी सर्टेन रिच बैंकर, यानी वो क्या बताता है अपने आप को रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, यानी सेम नाम से, ए चीट बाय द पर्सोनेट, तो उसने क्या किया है, पर्सोनेशन का क्या किया, अपराध किया है। यानी क्या है, उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, जो मान लीजिए कोई रिच पर्सन है, उसका कोई अकाउंट है, अब वो अपने आप को ए जो है ये बताता है कि मैं वही रिच बैंकर हूँ, कौन सा, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसे देता है या पैसे जमा करता है। तो उसने क्या किया, उसने चीट किया है किसका, पर्सोनेशन का। ठीक है, अब इसकी पनिशमेंट देख लीजिए, हु एवर चीट बाय द पर्सोनेशन शैल बी पनिश विद, कितनी पनिशमेंट होगी इसमें, 5 साल की, किसके साथ, फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। तो यहाँ पे यही है कि आप चीटिंग करते हैं तो भी आप अपराध कर रहे हैं, आप पर्सोनेट कर रहे हैं तो भी अपराध कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति आप है नहीं, आप खुद को वो चीज क्यों बता रहे हैं। मान लीजिए आप एक बात सोचिए, आप कोई डॉक्टर का यूनिफॉर्म पहन के डॉक्टर के रूम में बैठ गए, ठीक है, क्या आप सच में डॉक्टर हैं, क्या आपको सब आता है, वो ट्रीटमेंट आता है जो एक डॉक्टर दे सकता है, नहीं हो सकता। आपकी बेवकूफी की वजह से क्या होगा, कोई दूसरा व्यक्ति मर जाए, यानी किसको हार्म होगा, उसकी जान को, जो हमने कहते हैं तो बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी या फिर उसके रेपुटेशन, यानी दोनों चीज को आप हार्म कर रहे हैं ना, उसकी देखिए उसके रेपुटेशन को भी हार्म कर रहे हैं, उसके बॉडी को भी हार्म कर रहे हैं, किसकी, सामने वाले की, जिसका आप गलत ट्रीटमेंट कर दे। ये क्या कहलाएगा, पर्सोनेशन का कहलाएगा, और इसमें सजा कितनी होगी, 5 साल की, या तो फाइन के साथ या फाइन और सजा दोनों। अब ये यहाँ पे खत्म हो गया हमारा चीटिंग से रिलेटेड। अब इसी से सेम डील्स करने वाले हमारे 2 ऑफेंस और हैं, वो कौन से हैं, 320 और 321। इन दोनों को भी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि देखिए इंटरेस्टिंग है ये भी। अब 320 आपसे क्या कहता है, ऑफ प्रूडेंट डीड विद डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, किससे रिलेटेड अपराध कर रहे हैं, ये अपराध है आपके संपत्ति से रिलेटेड, कैसे, वो भी प्रूडेंट, यानी आप कपटपूर्ण अगर किसी को कोई भी ऐसा अपराध कर रहे हैं जो किससे जुड़ा हुआ, जो संपत्ति से। अब कैसे संपत्ति से जुड़ा हुआ, पहले हम इसे समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो 2 ऑफेंस है क्या कहते हैं, आपने को किसी का कर्जा देना है, यानी आपने किसी से कोई पैसा लिया है,
अब आप क्या कर रहे हैं, उसे वो पैसा वापस ना देने के बजाय आप क्या कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है या कोई भी चीज है आप उसे छिपा रहे हैं, यानी छिपा के अपने पास रख रहे हैं। क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आप उसे बेईमानी से वो चीज क्या करते हैं, आप बेईमानी उसके साथ कर रहे हैं। क्योंकि आपने ले तो ली, अब उसकी वो प्रॉपर्टी, मान लीजिए आप किसी से कोई चीज मांग के लाते हैं, व्यक्ति आता है कि भाई मेरी ये चीज दे दे, आपने क्या किया, उस चीज को छिपा के रख दिया। छिपाने का उद्देश्य क्या था आपका, क्या आपकी इच्छा ही नहीं है कि आप उसको लौटा दे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये फ्रॉडुलेंटली करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, आप दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहे हैं, छिपा के रख रहे हैं। किस उद्देश्य से, कि आपको उसकी वो चीज वापस ही ना देनी पड़े। तो ये क्या कहलाएगा, अपराध कहलाएगा। चाहे ये कोई चीज होगी, चाहे कोई पैसा है या कोई प्रॉपर्टी। यानी डिसऑनेस्टली और फ्रूडेंट रिमूव और कंसीलमेंट, यानी या तो आप उसे हटा दें या उसे क्या करें, छिपा दें। यानी रिमूव और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, यानी आप अपने क्रेडिटर्स को वो चीज क्या कर रहे हैं, वापस नहीं देना चाहते। यानी लेनदारों में वितरण वितरण निवृत्त करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से कपटपूर्ण अपसारण या छिपाना। अब इसको मैंने आपको समझाई दिया। मान लीजिए लेनदार कैसे, आपने किसी सामने वाले व्यक्ति से कोई चीज ली है, मान लीजिए आपने कोई पैसा ही उधार लिया। अब आपने पैसा तो उधार ले लिया, अब जब उधार लिया है तो भाई उसका देना भी तो होगा। आप क्या करते हैं, उनको छिपा के रख देते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। और जब सामने वाला आता है तो आप क्या देते हैं, भाई मेरे पास से तो चोरी हो गया, मेरे पास अब कुछ है ही नहीं। तो आपका उद्देश्य क्या है, वहां पे आपका उद्देश्य है कि उस पैसा को या उस प्रॉपर्टी को ना लौटाने का। ये जरूरी नहीं वो पैसा है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी भी हो। तो उद्देश्य क्या है, कि आप उसको अपने क्रेडिटर्स, यानी जो आपके लेनदार है, जिनसे आपने वो चीज ली है, आप उन्हें वो चीज क्या नहीं करना चाहते, वापस नहीं करना चाहते। इस उद्देश्य से क्या कर रहे हैं, तो रिमूव कर रहे हैं, उसे कंसील कर रहे हैं। यानी 320 कहता है हु एवर डिसऑनेस्टली और फ्रूडेंटली रिमूव और कंसील, यानी कैसे रिमूव कर रहा है, कंसील कर रहा है, कैसे, या तो डिसऑनेस्टली या फिर फ्रूडेंटली। डिलीवर टू एनी पर्सन और ट्रांसफर टू कॉस्ट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, या तो यानी वो क्या करता है, तो डिलीवर कर देता है या ट्रांसफर करता है किसे, किसी दूसरे पर्सन को। क्यों? उद्देश्य क्या है उसका, उसका उद्देश्य यही है कि अगर जब मेरे पास रहेगी नहीं तो मैं वापस भी नहीं करूंगा, ठीक है ना। उसका उद्देश्य तो एक ही रहा ना, कि ना तो मेरे पास चीज रहेगी ना मैं उसे वापस करूंगा। विद एक्यूरेट consideration any property intending thereby to prevent or knowing it to be likely that he will be thereby prevent or distribution of any property according to law among the creditor or creditor any other person, यानी जो उसके क्रेडिटर्स हैं, जो उसके लेनदार हैं, वो उनसे बचने के लिए उन्हें वापस ना करने के उद्देश्य से क्या करता है, प्रॉपर्टी को या तो क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है किसी दूसरे को, या फिर उसे रिमूव कर देता है या कंसील कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में कितनी सजा होगी, ऐसी कंडीशन में सजा होगी 6 मंथ की। बट कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है, वो 2 साल तक बढ़ सकती है। किसके साथ, फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों ही होंगे। कब? अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी को छिपा देते हैं जो आपने क्या करनी है, किसी को वापस देनी है, या उसको किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी जैसे मैंने कि ये पेंसिल है, मान लीजिए ये पेंसिल मैंने आपसे ली, अपने पास ले आई, मेरा क्या था, ये मैंने सिर्फ यूज करने के लिए थी, मुझे क्या था, ये पेंसिल आपको वापस देनी थी। अब मैंने ये पेंसिल यहाँ से हटाई या तो छिपा दी या अपने किसी फ्रेंड को इसको दे दी कि भाई तू रख ले। तो मेरा उद्देश्य क्या है, इसे छिपाने का और अपने पास से हटाने का, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं ये चीज आपको वापस नहीं करना चाहती। और उद्देश्य क्या है मेरा, डिसऑनेस्टली, यानी या तो कपटपूर्ण उद्देश्य है मेरा, या बेईमानी का उद्देश्य है। तो अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो कितनी सजा है, 2 साल की, और कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल, उसके साथ फाइन, और फाइन और सजा दोनों। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 321। अब ये 321 क्या कहता है, डिसऑनेस्टली और प्रूडेंटली प्रिवेंट डेट्स, यानी यहाँ क्या है, डेट्स यानी जो ऋण आपने लिया है वो ऋण आप क्या चाहते हैं, वापस नहीं करते। बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, यानी जो आपने क्रेडिटर्स से ऋण लिया हुआ है, अगर आप उसको वापस नहीं करते। मान लीजिए आपको आज किसी व्यक्ति को क्या है, 10,000 रुपए की जरूरत है, और वो किसी सामने वाले व्यक्ति से क्या करता है, 10,000 रुपए ले लेता है। अब ले तो लिए उसने, अब वो जो डेट्स यानी जो उस पर ऋण उधार है, अब वो क्या करता है, उसको वापस ही नहीं करता। वो उसको फोन करे जा रहा है या उसके पास कहे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको ना तो जवाब दे रहा है, ना ही उस चीज को उसे वापस कर रहा है। तो ये भी क्या माना जाएगा, उधार। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, आप चीट कर रहे हैं किसी सामने वाले व्यक्ति को। उसने एक
भरोसे भी तो आपको उधार दिया, अब आपने पैसा ले तो लिया, अब आप क्या कर रहे हैं, वो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं। एनी हु एवर डिसऑनेस्टली और फ्रूडेंटली, सेम ही क्यों वो रहेगी इंटेंशन, कैसी इंटेंशन है, या तो कपटपूर्ण की या फिर बेईमानी के उद्देश्य से, प्रिवेंट एनी डेट्स, यानी क्या कर रहे हैं, डेट्स डीम ड्यू टू हिमसेल्फ, यानी जो आपके ऊपर क्या है, ड्यू है, जो आपने लिया है, ठीक है, टू एनी अदर पर्सन, किसी अदर पर्सन से, फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ पेमेंट ऑफ द डेट्स टू डेट सच अदर पर्सन, यानी जिसका अकॉर्डिंग, अगर लॉ के अकॉर्डिंग भी देखे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, कि जो डेट्स आपने लिया है वो डेट्स आपके साथ उसे वापस करेंगे। और आप अगर ऐसा नहीं करते तो इसमें सजा कितनी है, इसमें सजा 2 साल की, और किसके साथ, या तो फाइन के साथ, या फाइन और सजा दोनों। यानी देखिए अगर आपने उधार लिया है तो आपको उधार वापस देना भी होगा। बात समझ आ रही है? उधार लिया उसे लेके बैठ गए, ये भी अपराध होता है जिसका आपको पता होना चाहिए। बहुत सी कंडीशन होती है ना कि उधार लिया और लेके बैठ गए, नहीं दे रहे, बता क्या कर रहे, तो हमारे जो सेक्शन 2321 है ये आपको जेल भेज देगा। कितने साल की, 2 साल की सजा। तो यहाँ पे आज हमारी क्लास होती है कंप्लीट, हमारा सेक्शन 321 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जितने हमारे बचे हुए सेक्शन है वो हम कल के क्लास में डील्स करने वाले हैं। इन सेक्शन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, तो आप क्लास में डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए और पूछिए, और प्लीज क्लास को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए जब आपके लाइक आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो मेरा मोटिवेशन और ज्यादा होता है, मुझे लगता है कि आपके लिए और भी कुछ करना चाहिए। अब आपका एआईबी, एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपका एआईबी का एग्जाम आने वाला है जो आपका 7 जून को है, और हमारी क्लासें एआईबी से रिलेटेड भी चल रही है, बट वो अब मैं आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे, यानी जिसमें हम हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू डिस्कस करें। तो जो बच्चे एआईबी का एग्जाम दे रहे हैं वो उन क्लासों को जरूर ज्वाइन करें, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।